राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है खामोशी। रोहित जब भी अपने माता पिता के घर आता तो वहां घर के कोने कोने को बड़े ध्यान से देखता। वहां अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी शहर में रहने के बावजूद अपनी व्यस्त कॉरपोरेट जिंदगी के कारण साल में मुश्किल से 2 बार ही इस पैतृक घर आ पाता था, जहां उसके बच्चे अपने दादा दादी से मिलने को तरसते थे। पिता जगन्नाथ जी बैंक से रिटायर्ड होने के बाद अब ज़्यादातर समय घर की बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ते या बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को देखते रहते। और रोहित को हमेशा लगता कि पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए शांत रहते हैं, जबकि उनकी माँ देवकी जी पूरे घर को संभालती, रोहित की पसंद का खाना बनाती और पुरानी यादों में खोई रहती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रोहित इस बार ऑफिस के किसी निजी काम के सिलसिले में अकेला ही अपनी माँ के पास आया था और उसे यहाँ पूरे 4 दिन रुकना था। यहाँ पहले ही दिन जब रोहित ने घर में कदम रखा तो उसे घर की हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाले जगन्नाथ जी इस बार बहुत ज़्यादा शांत थे। वे रोहित से मिले, उसका हाल चाल पूछा, लेकिन उनकी आवाज़ में वहाँ पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। दोपहर के खाने की मेज पर रोहित ने गौर किया कि जगन्नाथ जी ने मुश्किल से 2 रोटी खाई और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए, जिस पर देवकी जी ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बर्तन समेटने लगी। तो रोहित को लगा कि शायद माता पिता के बीच कोई मामूली अनबन हुई होगी और उसने अपनी माँ से धीरे से पूछा कि माँ, पापा कुछ परेशान है क्या? आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? तो देवकी जी ने एक फीकी मुस्कान के साथ रोहित की तरफ देखा और कहा कि नहीं बेटा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। तेरी उम्र जैसे जड़ से बढ़ेगी ना तो तू समझेगा कि कुछ उम्र के बाद झगड़े खत्म हो जाते हैं, बस खामोशी ही बचती है। रोहित को माँ की बात पूरी तरह समझ नहीं आई और उसने बात को वहीं टाल दिया। तीसरी रात को रोहित को अचानक प्यास लगी और जब वह पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि पापा के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कमरे की बत्ती बंद थी, लेकिन खिड़की से आ रही चांद की रोशनी में जगन्नाथ जी साफ दिखाई दे रहे थे कि वे बेड के कोने पर बैठे थे और उनके हाथों में एक पुरानी सी फाइल थी। वही फाइल जिसमें रोहित के बचपन के सर्टिफिकेट, उसकी पहली नौकरी का जॉइनिंग लेटर और जगन्नाथ जी की अपनी नौकरी के कुछ पुराने कागजात थे, जिसे वे सीने से लगाए चुपचाप बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक सिसकी भी बाहर नहीं आ रही थी। वे बिल्कुल खामोश रो रहे थे। रोहित के कदम वहीं रुक गए। उसने अपने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा था, क्योंकि जगन्नाथ जी हमेशा परिवार के लिए एक मजबूत ढाल की तरह रहते थे, जिससे रोहित के अंदर कुछ टूट सा गया और वह बिना पानी पिए चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। अगली सुबह रोहित ने जाने का दिन था। देवकी जी रसोई में रोहित के लिए नाश्ता और सफर के लिए कुछ खाना पैक कर रही थी, जबकि जगन्नाथ जी हमेशा की तरह बालकनी में बैठे थे। लेकिन उनके सामने रखा अखबार आज उल्टा था और वे बस शून्य में निहार रहे थे। रोहित अपना बैग लेकर आया, लेकिन उसने उसे सोफे पर रख दिया और उसने माँ से कहा कि माँ, मेरी आज दोपहर की कैब है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ।
मैंने अपनी छुट्टी 2 दिन आगे बढ़ा दी है। देवकी जी हैरान हो गई और बोली, क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? बहू या बच्चों की तबीयत तो खराब नहीं है? शहर में तो रोहित ने माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें बालकनी में जगन्नाथ जी के पास ले आया तथा रोहित जगन्नाथ जी के पैरों के पास जमीन पर बैठ गया और उनके घुटनों पे हाथ रखकर बोला कि पापा, आप मुझसे नाराज है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? जगन्नाथ जी ने चौंक कर रोहित को देखा। उन्होंने अपनी आंखें चुराने की कोशिश की और कहा कि नहीं बेटा, तूने तो हमेशा हमारा नाम रोशन किया है, तुझसे भला क्या नाराजगी होगी? रोहित ने इस बार बात को हल्के में नहीं लिया और उसने कहा कि तो फिर यहाँ खामोशी कैसी है पापा? मैंने कल रात आपको रोते हुए देखा था। आप अकेले उस पुरानी फाइल को लेकर क्यों रो रहे थे? आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे आज जानना है। कमरे में कुछ मिनटों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया और देवकी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तब जगन्नाथ जी ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए बहुत ही कांपती आवाज में बोले कि रोहित, जब कोई इंसान नौकरी से रिटायर होता है ना, तो समाज को लगता है कि अब यहाँ आराम करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ सिर्फ नौकरी से रिटायर नहीं होता, वहाँ धीरे धीरे अपने ही परिवार से, अपने ही घर से रिटायर कर दिया जाता है। पिछले 2-3 सालों से मुझे महसूस होने लगा है कि अब इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं बची। तुम लोग इसी शहर में रहते हो, बहू और बच्चे भी पास हैं, पर अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हो कि हमारे लिए वक्त ही नहीं बचा। जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, तुम कहते हो कि हाँ पापा, सब ठीक है, अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और वह बाद में कभी नहीं आता। जगन्नाथ जी के आंसू अब रुक नहीं रहे थे और वे बोले कि तेरी माँ दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। मैं इस खाली घर में खुद को एक फालतू सामान की तरह महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस कुर्सी पे ना भी बैठूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई आपसे बात करने वाला ना हो, जब आपकी राय की किसी को जरूरत ही ना हो, तो इंसान अंदर से मरने लगता है। मेरी यह खामोशी गुस्सा नहीं है बेटा, यह मेरा अकेलापन है। देवकी जी ने रोहित के सिर पर हाथ रखा और बोली कि बेटा, बुजुर्गों को तुम्हारी कामयाबी से खुशी तो मिलती है, लेकिन उन्हें तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे समय की भूख होती है। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए कभी फोन पर रोते नहीं हैं, लेकिन इस खामोशी के पीछे जो दर्द है उससे सिर्फ एक बेटा ही समझ सकता है। रोहित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया था कि वह अपनी जिंदगी बनाने की दौड़ में इतना आगे निकल गया था कि उसने उन हाथों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने उसे चलना सिखाया था। इसलिए रोहित ने अपने पापा को गले से लगा लिया और वह भी रो पड़ा तथा बोला कि मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे लगा कि आप सब एक ही शहर में सुरक्षित है तो साल में 2 बार मिल लेना ही काफी है। मैं भूल गया था कि आपको मेरी आवाज सुनने की, मुझसे बातें करने की जरूरत है। रोहित 2 दिन और रुका और इन 2 दिनों में उसने कोई काम नहीं किया। वह अपने पापा के साथ पुराने दोस्तों के यहाँ गया, उनके साथ बैठकर घंटों बातें की और बचपन की पुरानी यादें ताज़ा की, जिससे जगन्नाथ जी के चेहरे पर जो मुस्कान इन 2 दिनों में आई, वह रोहित ने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी। जब रोहित जाने लगा तो उसने जगन्नाथ जी के हाथ में एक छोटा सा नोटपैड दिया और कहा कि पापा,
अब से हर रोज शाम को 8 बजे मेरा फोन आएगा और आप मुझे इस नोटपैड में लिखी हुई अपने दिन भर की 3 बातें सुनाइएगा, चाहे वह बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब इस घर में खामोशी नहीं, आपकी बातें गूंजेगी। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए रोहित को आशीर्वाद दिया और इस बार जब रोहित घर से बाहर निकला तो घर की हवा भारी नहीं थी। बालकनी में बैठे जगन्नाथ जी अब अखबार नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि मुस्कुराते हुए रोहित को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग अक्सर अपनी तकलीफें शब्दों में बयां नहीं करते। उनकी खामोशी को उनका आराम मत समझिए। उम्र के उस पड़ाव पर उन्हें आपकी कामयाबी से ज़्यादा आपके साथ और थोड़े से समय की ज़रूरत होती है। अपने माता पिता से बात कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी बातचीत उनके अकेलेपन की सबसे बड़ी दवा है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।